हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक साउथ कोरियन ब्लैक थ्रिलर सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि हाई जे रिम ने डायरेक्ट की है। ये सीरीज असल में बेस्ड है नेवर वेबटून्स के मनी गेम और पाई गेम के बाय जिन-सू पर। तो अब बिना समय को गवाते हुए चलिए सीधा चलते हैं इस कहानी की तरफ। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द 8 शो। इस कहानी के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम जिन-सू नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक छोटी सी शॉप पर काम करता है जहां उसको 78,000 युआन की पेमेंट मिलती है। जिन-सू इस वक्त काफी परेशान होता है क्योंकि उसके ऊपर 900 मिलियन युआन का कर्ज है। वो इस वक्त अपने घर की छत पर होता है और जान देने के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी उसके घर पर उसको ढूंढते हुए कुछ लोग आते हैं जिनको देखकर वो छुप जाता है क्योंकि वो वही लोग थे जिनसे उसने 900 मिलियन युआन उधार लिए थे और अब उसको ये पैसे चुकाने थे। असल में जिन-सू से एक आदमी ने ये सारे पैसे कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए लिए थे। उसने उसको ये भी समझाया था कि ऐसा करने से वो बहुत अमीर हो जाएगा, पर कुछ समय बाद वो सारे पैसे डूब गए और अब वो आदमी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। जिन-सू की शॉप वाली जॉब से वो कभी भी अपना कर्ज नहीं चुका सकता था। इसी वजह से वो बहुत से काम करता था जो भी उसको मिलते थे। उनमें से एक था अपने सिटी की विंडोज को क्लीन करना। जब वो बड़े बड़े ऑफिसेस की विंडोज को क्लीन करता था तो वो ये सोचता था कि आखिर वो लोग शेयर मार्केट से कितना पैसा कमाते होंगे, पर सिर्फ सोचने से तो वो पैसा नहीं कमा सकता था। इसीलिए एक रात उसने अपनी लाइफ एंड करने के बारे में सोचा क्योंकि वो इस लाइफ से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो ब्रिज से जंप करने ही जा रहा होता है कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखता है कि उसके अकाउंट में 1000 युआन जमा हो गए हैं और देखते ही देखते कुछ सेकंड्स में वो 4000 युआन हो जाते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर कौन उसको इतने पैसे दे रहा है और क्यों। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक बहुत आलीशान सी कार आकर रुकती है जिसके अंदर उसको बैठने के लिए कहा जाता है। जिन-सू के लिए ये सब सपने से कम नहीं था, इसीलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। कुछ सोचकर वो कार में बैठ जाता है जो उसको एक मिस्टीरियस बिल्डिंग के बाहर ले जाती है। अंदर जाने पर वहां पर कोई नहीं होता, बस वहां पर एक रेड एनवेलप रखा हुआ था। उसको खोलकर देखने पर उसको पता चलता है कि उसको एक गेम में इनवाइट किया गया है जिसका नाम है द 8 शो, जिसके लिए उसे किसी स्किल की जरूरत नहीं है। उसे खाना और पानी भी दिया जाएगा, यहाँ तक कि उसको इस गेम को खेलने के लिए पैसे भी दिए जाएंगे, पर अगर उसकी इस गेम में मौत हो जाती है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। और तो और वो गेम खेलना भी कंपलसरी नहीं है, बल्कि वो तो वहां पर रखे 20 मिलियन युआन लेकर वापस भी जा सकता है। जिन-सू इस बारे में काफी सोचता है पर उसको कुछ समझ नहीं आता। उसे अब भी ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर कोई उन्हें सिर्फ ये गेम खेलने के पैसे क्यों दे रहा है। ये सब सोचकर वो पैसे लेकर वहां से जा ही रहा होता है, पर फिर वो सोचता है कि इन पैसों से वो अपना कर्ज तो पूरा नहीं कर पाएगा और उसको एक बार फिर से वही मायूस जिंदगी जीनी पड़ेगी। वो सोचता है कि हो सकता है कि ये उसकी किस्मत बदलने का एक मौका हो। जिसके बाद वो वहां रखे 8 कार्ड्स में से 3 नंबर के कार्ड को चूज करता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहां एक खूबसूरत बिल्डिंग है जिसमें 8 फ्लोर्स हैं, पर उसको वहां पर कोई नजर नहीं आता है। अंदर आते ही दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब क्योंकि उसको कुछ बताने वाला वहां पर कोई नहीं था, इसीलिए वो अपना दिमाग यूज करके तीसरे फ्लोर पर चला जाता है जहां पर एक रूम होता है। उस रूम में कुछ कपड़े, बहुत से कैमरास और एक रूल बुक रखी होती है। वो देखता है कि वहां रूम सर्विस के लिए इंटरकॉम सर्विस है। वो अपने सिगरेट जलाता है और रूल बुक पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि उसको वहां रहने के हर मिनट 30,000 युआन पे किए जाएंगे, पर उसको वहां के सभी रूल्स को मानना होगा। वो वहां पर रखे इंटरकॉम की मदद से कुछ भी ऑर्डर कर सकता है, पर उसके लिए उसे 10 टाइम्स ज्यादा पैसे देने होंगे। उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो वहां रखे किसी भी कैमरा से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वरना उसके आधे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और ये गेम 12 बजे स्टार्ट होगा। तभी वो टाइम चेक करता है और उसको रियलाइज होता है कि सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है, इसीलिए वो तुरंत ही अपने यूनिफॉर्म पहन लेता है और गेम के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही गेम स्टार्ट होता है उसे हर मिनट 30,000 युआन मिलने लगते हैं, जिसको देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है। जिसके कुछ ही देर बाद उसको वॉशरूम जाना होता है, मगर उसको याद आता है कि वो रात में कमरे से बाहर नहीं जा सकता है। उस वक्त वहां काफी ठंड थी, इसीलिए वो अपने लिए कुछ ब्लैंकेट्स ऑर्डर करने का सोचता है, पर जब उसको प्राइस पता चलता है तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर और एक बॉटल ही ऑर्डर करता है, जिन्हें इस्तेमाल करके वो किसी तरह से उस रात को गुजार लेता है। अगली सुबह वो उस बिल्डिंग में रहने वाले बाकी सभी लोगों से मिलता है
जिन्होंने अपने फ्लोर के अकॉर्डिंग टी शर्ट्स पहनी हुई होती हैं। तभी जिनसू पूछता है कि आखिर वहां पे बाथरूम कहां पर है, जिस पर नंबर 2 वाली लड़की बताती है कि वहां वॉशरूम नहीं है। इसका मतलब था कि उन्हें कुछ सामान खरीद कर उसको ही इस्तेमाल करना होगा। नीचे एक स्क्वायर होता है जिससे वो कुछ सामान लेने की सोचता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो वहां पर सस्ता हो। पर जब नंबर 6 वहां से सिगरेट के पैकेट खरीदता है तो उनके टाइम में से 2 मिनट्स माइनस हो जाते हैं, जिसका मतलब था कि वहां से सामान खरीदने की कॉस्ट पैसे नहीं बल्कि समय है जो उनको वहां रहने के लिए मिला है। अब क्योंकि उनको वहां पर मिनट्स के पैसे मिल रहे थे, इसलिए उनके लिए टाइम बहुत ही कीमती था। तभी वो लोग पॉटी करने के लिए एक बकेट खरीदते हैं, जिसके बाद सभी बैठकर बात करते हैं। तभी 8 नंबर, जो कि उन सबसे अलग कपड़े पहने हुए थी, उनको बताती है कि कल रात उसके रूम में 12 प्लेट्स खाना और 12 बॉटल्स पानी आया था, जो उसने खा लिया और 1 बॉटल पानी पीकर बाकी से नहा लिया। ये सब सुनकर जिनसू यानी कि नंबर 3 कहता है कि उसको नहीं लगता कि वो सारा खाना उसके लिए था, जिसके बाद नंबर 2 उसे बाकी खाना देने के लिए कहती है। ये सुनकर नंबर 8 कहती है कि खाना रूम से बाहर लाने की परमिशन नहीं है। तभी उन सब में से समझदार नंबर 7 कहता है कि उनके रूम में एक लिफ्ट है जो सबके रूम से कनेक्टेड है, तो वो उसी की मदद से वो खाना डिलीवर कर सकती है, जिस पर नंबर 8 काफी एटीट्यूड के साथ उनकी बात मान जाती है। तभी नंबर 7 सभी के रूम्स देखने की डिमांड करता है, जहां पर वो नोटिस करते हैं कि नंबर 8 का रूम सबसे बड़ा है और उसके पैसे भी बाकी सबके मुकाबले लाखों में बढ़ रहे थे। यानी कि जो जिस फ्लोर पर था उसी के अकॉर्डिंग पैसे मिल रहे थे, यानी कि सबसे कम पैसे नंबर 1 को मिल रहे थे। ये सब देखकर बाकी लोगों को काफी बुरा लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, जहां शुरुआत होती है दूसरे एपिसोड की, जिसमें हम नंबर 8 सॉन्ग सेरा को देखते हैं, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन पहनकर उसी कार से उतरती है जिससे जिनसू वहां पर आया था। वो कार नंबर 8 को सिलेक्ट करती है और इसी के साथ टॉप फ्लोर पर वो रहने लगती है, क्योंकि उसके पैसे बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। इसीलिए वो उसी रात मैट्रेस और अपनी जरूरत का सारा सामान भी ऑर्डर कर लेती है, जिससे उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। पर अगले ही मिनट वो फिर से बढ़ने लगते हैं। जब बाकी लोग ये सोचते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो नंबर 7 सभी को समझाता है कि ये एक फिबोनाची सीरीज है, यानी कि नंबर 1 को अगर 10,000 युआन मिल रहे हैं तो नंबर 2 को 20,000 युआन, उसी तरह नंबर 3 को 30,000 युआन, और इस तरह ही जोड़ा जाए तो नंबर 8 को मिल रहे हैं 3,04,000 युआन पर मिनट। खैर, अब ये सब सोचने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए नंबर 7 ये कहता है कि खाने की प्लेट्स सभी लोग एक ही लेंगे और अगर किसी को ज्यादा भूख लगी है तो वो एक्स्ट्रा प्लेट्स में से खा सकता है, और इस तरह सब ठीक होगा। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं और इसी को फॉलो करने लगते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अगले दिन नंबर 8 ने स्क्वायर से बहुत ही शॉपिंग कर ली, जिससे उन सभी के सिर्फ 16 मिनट ही बचे थे, जिससे वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं। पर तभी नंबर 8 सभी को बताती है कि अगर वो स्टेयर्स पर ऊपर नीचे करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। कोई रास्ता ना होने पर वो सभी ऐसा करने लगते हैं और इसी के साथ उन्हें 24 आवर्स और मिल जाते हैं, जिससे वो सभी बहुत खुश होते हैं। अब वो दिन रात बस स्टेयर्स पर ही भागा करते थे, जिससे वो काफी थक जाते थे। इसके लिए उन लोगों ने 2 टीम्स बनाई और बारी बारी भागने लगे। पर नंबर 1 का एक पैर खराब था, इस वजह से वो सबके बराबर नहीं भाग पाता था। एक दिन उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से नंबर 3 उसकी जगह पर काम करता है। पर जब खाना खाने की बारी आती है तो वो उसको नहीं दिया जाता। अब क्योंकि नंबर 1 भाग नहीं पा रहा था, इसीलिए वो सबका टॉयलेट वेस्ट अपने पास रखने का फैसला करता है और इस तरह सब चलता रहता है। कुछ टाइम बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि वो भाग तो रहे थे पर टाइम ठीक से बढ़ नहीं रहा था, पर वो अभी कर भी कह सकते थे। तभी एक दिन भागते हुए नंबर 4 को कन्वल्जन्स आने लगते हैं और वो गिर जाती है। सभी उसके लिए दवा लेने जाते हैं, पर नंबर 6 ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि दवा लेने से उनके पैसे या फिर टाइम कट जाएगा। ये सब देखकर नंबर 2 को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने लगती है। वो दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं और तभी नंबर 8 जोर जोर से हंसती है। वो सबसे कहती है कि उन्हें 40 आवर्स मिल गए हैं। इससे उनको ये समझ आता है कि असल में ये टाइम उनके भागने से नहीं बढ़ रहा था, बल्कि वो लोग जितना उस शो को देखने वाले लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, ये टाइम उससे बढ़ रहा था। जिसके साथ एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अब मैं आपको कंटिन्यूटी के लिए सारे एपिसोड्स एक साथ बताऊंगा ताकि इंटरेस्ट कम ना हो। इसीलिए एपिसोड 3 की शुरुआत में हम नंबर 7, जिसका नाम यू फिलिप होता है, उसको देखते हैं। वो भी बाकियों की तरह ही उस गेम में आया होता है और रूल पढ़ने के बाद वो काफी सोचकर नंबर 7 सिलेक्ट करता है। अपने रूम में आने पर उसको हर मिनट के 2,10,000 युआन मिल रहे थे, जिससे वो बेहद खुश था। वो सभी चीजों की डिटेल एक डायरी में नोट भी करता था।
इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी कंटेस्टेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि अब उनको सभी व्यूअर्स को एंटरटेन करना था। लेकिन कैसे, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी। काफी देर डिस्कस करने के बाद वो सभी अपने रूम्स में चले जाते हैं और कैमरे के सामने कुछ कुछ ट्रिक्स करके व्यूअर्स को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी टाइम नहीं बढ़ता है। जिसके बाद नंबर 7 नंबर 3 यानी कि जिनसू से मिलने आता है। वो लोग आपस में बात करते हैं, जहां नंबर 7 कहता है कि नंबर 3 एक अच्छा आदमी है। अगले दिन वो सभी एक बार फिर साथ बैठकर बात करते हैं, जिसके बाद वो एक टैलेंट शो करने का फैसला करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 7 आगे आकर एक फ्लूट ऑर्डर करता है और उसको नाक से बजाता है, जो कि काफी यूनिक और अच्छा था। इससे उनको 20 आवर्स मिल जाते हैं। अब सभी अपना अपना टैलेंट दिखाने और उसे कंपटीशन बनाने के लिए सामान ऑर्डर करते हैं। नंबर 6 ब्रिक्स को तोड़ता है, तो वहीं नंबर 2 स्टाइलिश तरीके से टाइल्स ब्रेक करती है। नंबर 5 और नंबर 4 गाना गाते हैं, जिसमें नंबर 5 का गाना तो अच्छा था, पर नंबर 4 बहुत ही खराब परफॉर्म करती है। जब नंबर 3 की बारी आती है तो वो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसके पास इस तरह का कोई टैलेंट नहीं था, पर फिर भी वो एक डांस परफॉर्मेंस देता है जो कि काफी खराब होती है। इसके बाद नंबर 1 जो कि एक जोकर था, वो अपना टैलेंट दिखाकर सबका मन जीत लेता है और सभी बहुत खुश होते हैं। उन्हें इससे 20 आवर्स मिल जाते हैं। फाइनली जब नंबर 8 की बारी आती है तो वो अपना टैलेंट दिखाने के लिए नंबर 7 को अपने रूम में चलने के लिए कहती है, पर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। इसीलिए वो नंबर 6 को अपने साथ ले जाती है और वो दोनों रूम में इंटीमेट होने लगते हैं, जिससे उनके एक साथ 69 आवर्स बढ़ जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान थे। इन सब के बाद अब उनको ये फैसला करना होता है कि उन्हें यहाँ पर कितने दिन रहना है, जिस पर वो सभी नंबर 1 से पूछते हैं, क्योंकि उसे ही सबसे कम पैसे मिल रहे थे। जिस पर वो कहता है कि उसको 1 बिलियन युआन कमाकर वहां से जाना है। कैलकुलेट करने पर उनको समझ आता है कि ये टाइम लगभग 2.5 मंथ्स के बराबर होगा। ये प्रॉब्लम सॉर्ट होने के बाद नंबर 2 नंबर 1 से कहती है कि क्योंकि अब कोई भी रनिंग नहीं कर रहा है, इसीलिए अब उसे सबका वेस्ट अपने रूम में रखने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोग वोटिंग करने का फैसला करते हैं, जिसके रूम को मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे उस कैंडिडेट के रूम में सब टॉयलेट यूज करने जाएंगे। वोटिंग रिजल्ट आने पर मैक्सिमम वोट्स नंबर 8 को मिलते हैं, क्योंकि उसका रूम सबसे बड़ा था, पर वो इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। अगले दिन वो सभी देखते हैं कि उनके हिस्से का खाना अब उसके पास नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सब नंबर 8 अपने पास रख ले रही थी, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। जिसके बाद हमें एक बार फिर से नंबर 4 को दिखाया जाता है, जिसका नाम किम यांग होता है। वो भी उस वक्त बाकी सब की तरह ही कार्ड उठाने के लिए आती है। पहले वो नंबर 8 वाला कार्ड लेती है, पर उसके बाद वो उसको चेंज करके नंबर 4 वाला कार्ड ले लेती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां सभी लोग भूख से काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता। तभी नंबर 4 सभी से नंबर 8 से माफी मांगने के लिए कहती, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता है। जिसके बाद वो देखती है कि नंबर 8 सभी के लिए खाना लेकर आ गई है, जिसके लिए वो उसको थैंक यू बोलती है। पर तभी वो नोटिस करती है कि ये सब उसका वहम है। इन सब से परेशान होकर नंबर 2 वहां से बाहर निकले जा रही होती है, पर तभी नंबर 1 उसके पैरों में गिर जाता है, जिससे वो रुक जाती है। तभी नंबर 6 नंबर 4 से कहता है कि उसके गलत वोट की वजह से ये सब हुआ है, इसीलिए उसे उससे माफी मांगनी चाहिए। ये सब देखकर नंबर 3 और 4 ये फैसला करते हैं कि वो दोनों सभी का वेस्ट अपने रूम में रखेंगे और इससे सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। इसके बाद नंबर 7 नंबर 8 से बात करने जाता है, जिसके बाद वो गेट को ओपन कर देती है और वो देखता है कि उसने और भी बहुत से सामान ऑर्डर किया होता है और वो आराम से रह रही होती है। उस दिन सभी के रूम्स में खाना आ जाता है, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके अगले दिन नंबर 8 और भी बहुत से डिजाइनर ड्रेसेस ऑर्डर करती है और सभी उसकी तारीफ करते हैं, क्योंकि वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते थे। नंबर 2 को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर नंबर 7 उसे कॉपरेट करने के लिए समझाता है। सभी अपने अपने हिस्से के काम करने में लग जाते हैं और तभी नंबर 8 सभी को एक गेम से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसका नाम था द किंग गेम। उसमें सभी लोगों को बॉक्स से एक बॉल निकाली थी और जिसकी बॉल में के लिखा होगा वो किंग बनेगा और बाकी लोग उसकी बात मानेंगे। सभी से खेलने के लिए एग्री हो जाते हैं, क्योंकि कैसे भी करके उनको टाइम भी तो बढ़ाना है। सबसे पहले नंबर 5 के पास की आता है और वो कहती है कि जिसके पास बॉल 2 और 5 आए हैं वो अगले गेम तक हाथ पकड़े रहेगा। इसके बाद नंबर 4 के पास की आता है और वो कहती है कि 6 और 7 जिसके पास भी आएगा वो किस करेगा। ये हो जाने के बाद अब नंबर 8 के पास की आता है, जिस पर वो कहती है कि जिसके पास बॉल 7 और 3 मिला है वो आपस में फ्रेंच किस करेंगे।
अब क्योंकि ये बॉल नंबर 2 और नंबर 6 पर आया था, जो कि एक दूसरे के दुश्मन थे, इसलिए वो उन दोनों को फाइट करने के लिए कहती है, जिसमें पहले तो नंबर 2 नंबर 6 को बहुत मारती है, बट आगे नंबर 6 नंबर 2 को बुरी तरह से मारकर घायल कर देता है, जिसको देखकर सभी उसको रोकने जाते हैं। अब ये चीज इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए व्यूअर्स उन्हें 50 आवर्स और दे देते हैं, जिससे सब एक बार फिर से हैरान रह जाते हैं। इन सब के बाद वो लोग फैसला करते हैं कि अब कोई भी फाइट नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास मेडिकल सप्लाईज के लिए पैसे नहीं है। तब नंबर 4 आइडिया देती है कि अब जो भी किंग की बात नहीं मानेगा उसको हम शॉक देंगे। सब उसकी बात मान जाते हैं। अब एक बार फिर गेम स्टार्ट होता है और फिर से नंबर 8 किंग बन जाती है, और इस बार वो नंबर 3 को नंबर 4 का चेस्ट दबाने के लिए कहती है। अब क्योंकि नंबर 4 एक लड़की है, इसीलिए नंबर 3 ऐसा नहीं कर पाता है और उसको शॉक दिया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट गेम में नंबर 4 किंग बनती है और वो कॉइन फ्लिप करने का टास्क देती है, जिससे नंबर 2 को शॉक मिलता है। अब क्योंकि नंबर 2 की हालत पहले ही खराब थी, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी तरह नंबर 4 और नंबर 8 1, 2 और 3 को बहुत परेशान करते हैं। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग किंग क्यों नहीं बन रहे हैं। एक रात नंबर 7 नंबर 4 को बॉक्स में कुछ करते पकड़ लेता है। वो देख लेता है कि वो किंग वाली बॉल पर एक तरह का ग्लू लगा रहे हैं, ताकि वो बॉल उनके पास ही आए। ये सब देखकर वो उसे फेयर गेम खेलने के लिए कहता है, जिसके अगले दिन नंबर 1 किंग बनता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। वो नंबर 7 और नंबर 8 के बीच में कॉइन को फ्लिप करवाता है, जिसमें नंबर 8 हार जाती है और उसको शॉक मिलने ही वाला होता है कि तभी नंबर 6 आकर उसको बचा लेता है और नंबर 7 को शॉक देकर बेहोश कर देता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम नंबर 6 को देखते हैं, जो कि शुरुआत में उस बिल्डिंग में आता है और अपने लिए एक पिलो ऑर्डर करके सो जाता है। असल में वो एक फुटबॉल प्लेयर था, पर उसके एंग्री नेचर की वजह से उसे कहीं जॉब नहीं मिलती थी, जिस वजह से वो परेशान था। पर यहाँ आने के बाद उसकी भी किस्मत चमक गई थी। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम नंबर 7 को देखते हैं, जिसकी आंख नंबर 8 के रूम में खुलती है। वहां नंबर 6 उसको बताता है कि उन्हें एक साथ काम करना चाहिए, जिससे वो लोग आराम से रह पाएंगे, जिसके बाद वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। वो लोग बाकी लोगों के रूम्स के इंटरकॉम तोड़ देते हैं ताकि वो कुछ भी ऑर्डर ना कर पाए। कुछ देर बाद वो सभी नीचे आते हैं और नंबर 7 बाकी लोगों को बताता है कि अब से वो उनको बताएगा कि उनको क्या करना है, जिससे बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वो कहता है कि अब से सिर्फ 1, 2, 3 और 5 ही काम करेंगे। उन सभी को 3 आवर्स टाइम बढ़ाना होगा, जिसके बाद उन्हें कॉइन्स दिए जाएंगे, जिससे वो खाना और पानी ले सकते हैं। अब क्योंकि दूसरी टीम काफी स्ट्रांग थी, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं और उन्हें उनकी बात माननी ही पड़ती है। नंबर 3 एक बॉल उठाता है जिस पर हाइड एंड सीक लिखा होता है, जिसके बाद नंबर 7 उन्हें 4 एक बॉडी पार्ट्स में से एक चूज करने के लिए कहता है। चूज करने के बाद वो उसको बांध देता है और गेम स्टार्ट होता है। सभी को छुपने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद नंबर 7, 8 और 6 उन्हें ढूंढकर मारने लगते हैं। आखिर में नंबर 3 ही बचता है, जिसे कोई पकड़ नहीं पाता है और इसलिए वो विनर होता है। उसे एक ब्लाइंड फोल्ड पहना दिया जाता है और एक स्टिक दी जाती है, जिसे उसको घुमाना था। वो स्टिक नंबर 1 को लगती है और इसी के साथ ये गेम यहीं पर एंड हो जाता है। असल में ये लास्ट में स्टिक वाला गेम बाकी लोगों को पनिशमेंट के तौर पर दिया गया था, जिससे उन्हें एक्चुअल में 24 आवर्स एक्स्ट्रा मिल गए थे। अगले दिन नेक्स्ट गेम स्टार्ट होता है, जो कि एक क्वेश्चन गेम था, जिसे नंबर 2 जीत जाती है। बाकी लोगों को लगा था कि वो पावरफुल है, इसलिए शायद ओपोनेंट टीम के लोगों को मार पाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता और वो नंबर 3 को ही घायल कर देती है। इस तरह से हर दिन वो लोग टॉर्चर सहने लगते हैं और ऊपर वाले फ्लोर के लोग बस मजे लेते हैं। तभी एक दिन नंबर 2, 3 और 5 नंबर 1 के रूम में लिफ्ट की मदद से आते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं नंबर 6 को मारने का, क्योंकि उसी के पावर से बाकी लोग उन पर भारी थे। नंबर 7 को ये सब करके कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। एक दिन नंबर 1 जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसको देखने के लिए सभी लोग अपने रूम से आ जाते हैं। पर जैसे ही नंबर 6 अंदर आता है तो सभी मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। बचने के लिए जब वो अपनी गन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वो इसमें फेल हो जाता है और नंबर 2 उसको मारकर बेहोश कर देती है, जिसके साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है एपिसोड 6 की, जिसमें हम नंबर 2 को देखते हैं, जो कि जब वहां पर आई थी उसके पहले ही सारे कार्ड्स बाकी लोग लेकर जा चुके थे, जिसकी वजह से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां नंबर 1, 2, 3 और 5 नंबर 4, 7 और 8 को बांध देते हैं। वो नंबर 6 को बुरी तरह से मारते हैं, क्योंकि उसने उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। इसके बाद वो सभी टॉप फ्लोर्स पर अपना कब्जा जमा लेते हैं
उस दिन वो भर पेट खाना खाते हैं। वो 7 नंबर को भी आजाद कर देते हैं क्योंकि नंबर 3 जानता था कि वो एक बुरा आदमी नहीं है। उसी ने नंबर 6 की गन से गोलियां निकाली थी, जिसकी वजह से ही वो सब आज वहां पर खड़े थे और इसीलिए नंबर 3 उसको खोल देता है। सभी ड्रिंक्स पीते हैं पर वो सभी काफी दुखी थे क्योंकि वो बहुत ही कुछ बर्दाश्त कर चुके थे और अब उनमें वो गेम खेलने की और हिम्मत नहीं थी। नंबर 3 को नंबर 8 पर काफी गुस्सा था, पर फिर भी वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि उसमें अभी इंसानियत बाकी थी। वो लोग अच्छे से खाना खाते हैं और अपने दुश्मनों को भी खिलाते हैं, जिसके बाद वो बस बाहर जाने का वेट करने लगते हैं। नंबर 1 उनके डिसीजन से खुश नहीं था क्योंकि उसको अभी 1 बिलियन युआन नहीं मिले थे, जिस पर नंबर 2 उसे खुद से लेने के लिए कहती है। इस तरह से बहुत से दिन बीत जाते हैं और अब उनके निकलने के लिए बस 9 घंटे ही बचे थे। उस रात सभी लोग काफी एक्साइटेड थे बाहर जाने के लिए, पर अगली सुबह वो देखते हैं कि टाइम 36 घंटे बढ़ चुका था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ कैसे हुआ, जिस पर नंबर 7 एक बार सभी कैदी लोगों को चेक करने के लिए बोलता है। उस वक्त उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद वो अगले दिन देखते हैं कि फिर से टाइम बढ़ चुका है, पर इस बार नंबर 4 का किसी ने एक दांत उखाड़ दिया होता है। साथ ही में नंबर 6 के पैर के सारे नाखून भी किसी ने उखाड़ दिए थे। ये सब देखकर नंबर 2 को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने साथियों से पूछता है कि आखिर ये किसने किया है, पर कोई उसको कुछ नहीं बताता, जिससे गुस्सा होकर वो सभी को उनके रूम्स में लॉक कर देती है और नंबर 5 को सभी कैदियों को खाना खिलाने के लिए कहती है। कुछ दिनों के बाद नंबर 5 नंबर 2 से बाकी लोगों को खोल देने के लिए पूछती है क्योंकि उसे उन पर तरस आ रहा था, पर नंबर 2 मना कर देती है। लेकिन अगली सुबह वो देखती है कि नंबर 4 और नंबर 8 को उसने खोल दिया है, जिससे वो बहुत खुश थे। उसके बाद नंबर 6 नंबर 5 को उसको खोलने के लिए कन्विंस करता है, जिस पर वो उसकी बातों में आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब शुरुआत होती है एपिसोड 7 की, जिसकी शुरुआत में हम नंबर 5 को देखते हैं जो अगले सुबह उठती है। उसे टाइमर पर हैप्पी एंडिंग लिखा हुआ मिलता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी सब आकर नंबर 5 को उन सभी की देखभाल करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। पर तभी अचानक से नंबर 2 उसको खून में लथपथ मिलती है। बाकी लोग भी नंबर 2, 1 और 3 को फिर से टॉर्चर करने में लग जाते हैं, जिससे उसको समझ आ जाता है कि वो तो उसका बस सपना था। यहाँ से सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ नंबर 5 भी गेम में एंटर कर रही होती है और अपना कार्ड सिलेक्ट करके अपने रूम में चली जाती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर नंबर 5 नंबर 6 को आजाद कर देती है। आजाद होते ही वो अपने पार्टनर्स नंबर 8 और नंबर 4 की मदद से बाकी सभी को बांध देता है। वो लोग नंबर 5 को भी बांध देते हैं, जिससे वो बहुत दुखी थे। नंबर 6 ये जानना चाहता था कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया। सबसे पहले उसे नंबर 2 पर डाउट होता है और वो उसको स्टिक से बुरी तरह मारता है। नेक्स्ट वो नंबर 7 को गन पॉइंट पर लेता है और गलती से उसके पैर पर शूट कर देता है, जिसे देखकर नंबर 3 कहता है कि अगर उसको इतना ही जानना है तो वहां लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज मंगवा ले, जिससे सब पता चल जाएगा। इसके बाद नंबर 8 अपने पैसों से सीसीटीवी फुटेज मंगवाती है, जहां पर वो देखते हैं कि वो नंबर 1 था जिसने उन लोगों के साथ ये सब किया। इधर नंबर 1 भी बाकी लोगों के सामने मान लेता है कि उसी ने ऐसा किया है क्योंकि उसे अपने आप पर हुआ टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इधर नंबर 6 गुस्से से नंबर 1 को मारने आ रहा था, पर तभी नंबर 8 उसको शॉक देकर बेहोश कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वहां कोई भी मरे। ये सब होने से उनका टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इन सब से व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा एंटरटेन हुए थे। इसके बाद सभी को उनके रूम में बांध के रख दिया जाता है। नंबर 8 वहां की लाइव रिकॉर्डिंग खरीद लेती है और सभी की हालत देखकर हंसती है। नंबर 1, 2 और 3 की हालत तो बहुत ही खराब होती है। कुछ समय के बाद नंबर 8 सोचती है कि लोगों को एंटरटेन करने का उसे कोई तरीका ढूंढना ही होगा, जिसके लिए वो सभी को एक भयानक सिचुएशन में डाल देती है। उन सभी को चेयर से बांध दिया जाता है और उनकी नेक पर एक पानी से भरा हुआ बोल लगा दिया जाता है। इसके बाद उनकी आंखों को रबर बैंड की मदद से खोल दिया जाता है ताकि वो उन्हें बंद ना कर सके और हमेशा जागते रहे। ये सब बहुत दिनों तक चलता रहता है और इस बीच नंबर 4 उन सभी को खाना देती रहती है। वहीं नंबर 8 अपने शौक पूरा करती है और नंबर 4 उसकी तारीफ करती रहती है। एक दिन जब नंबर 4 नंबर 1 को खाना खिलाने जाती है तो नंबर 1 उससे उसका दांत उखाड़ने के लिए माफी मांगता है और उसको बताता है कि वो अपना रूम चेंज करके नंबर 8 की जगह ले सकती है, पर इसके लिए उसे 1 बिलियन युआन लगेंगे। और यही वजह थी कि नंबर 1 को हमेशा से 1 बिलियन युआन चाहिए थे। ये सब सुनकर नंबर 4 शॉक्ड रह जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब बारी आती है एपिसोड 8 की। इस एपिसोड की शुरुआत में हम नंबर 1
जिसका नाम सैंग गुक होता है, उसको देखते हैं। नंबर 1 की बेटी को एक रेयर डिजीज होती है, पर पैसे ना होने की वजह से उसे अस्पताल से निकाल दिया जाता है। पर तभी उसकी बेटी वहीं रहने के लिए कहती है क्योंकि वहाँ का बिस्तर काफी नरम होता है। ये सब देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि नंबर 1 की सिचुएशन कितनी खराब होगी। वो अपनी बेटी तक का इलाज नहीं करवा पा रहा था, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने वाला था। पर उसके बाद उसे भी उस गेम में आने का इनविटेशन आ गया। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ नंबर 4 रूम चेंज होने का पता लगाने के बाद सभी को जाकर ये बताती है और उनसे खुद की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि वो रूम 8 में जाना चाहती थी। सभी उसकी बात से अग्री हो जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन नंबर 8 एक पेंटिंग बनाती है और नंबर 4 बस उसको देखती है और तारीफ करती है। कुछ दिनों के बाद वो नंबर 5 से मिलती है, जो उसको अपनी स्टोरी बताती है कि किस तरह उसका पति एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शामिल हो गया था, जिसकी वजह से वो नाइट क्लब जाने लगी और फाइनली यहाँ आ गई। उसे सिंपैथी देकर नंबर 4 उसको भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। नंबर 4 नंबर 8 के डेली रूटीन को ऑब्जर्व करती है, जिसमें नंबर 8 रोज गोल्फ खेलने जाती है और उसके बाद वो नहाती है। उसी वक्त वो अपनी गन नीचे रखती है। यही वो समय था जब वो सभी को आजाद करवा सकती है। इसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं, पर उस दिन नंबर 8 गोल्फ खेलने से मना कर देती है क्योंकि उसका डॉग बीमार था। पर बड़ी मुश्किल से नंबर 4 उसको मना लेती है और उसी वक्त नंबर 5 जाकर सभी को आजाद करवाने लगती है। काफी दिन से ना सोने के कारण सभी की हालत बेहद खराब होती है। तभी नंबर 8 का डॉग भागकर ऊपर जाने लगता है, जिससे नंबर 8 नंबर 5 और 3 को देख लेती है। उनको गोली मारने वाली होती है कि तभी वहां पर नंबर 4 आ जाती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि नंबर 4 एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, पर पैसे ना होने की वजह से उसे एक पार्किंग में काम करना पड़ता है, जहां एक दिन उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं और उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है और वो नंबर 8 को गोल्फ स्टिक से मारकर बेहोश कर देती है। अब वो सभी एक साथ जमा हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वो सभी बहुत परेशान हो चुके थे और तभी नंबर 5 सभी को अपनी डील याद कराती है। असल में उसने सभी को फ्री करने के लिए बस नंबर 6 से बदला लेने की ख्वाहिश रखी थी, जिसे सबने मान लिया था। इसीलिए वो नंबर 6 के रूम में जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट्स कट कर देती है। इसके बाद नंबर 1 और नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 6 का रूम लेने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद वो इस डिमांड को इंटरकॉम से बताते हैं। इसके बाद नंबर 1 के अकाउंट से 1 मिलियन कट हो जाते हैं, पर बदले में उसको एक मेन्यू मिलता है जिसमें सभी रूम्स के प्राइस लिखे हुए थे। उनकी असल प्राइस 340 बिलियन के अराउंड थी, यानी कि वो 1 बिलियन सिर्फ उस मेन्यू के थे। ये देखकर नंबर 1 तो पागल सा हो जाता है और वो नंबर 7 से कोई रास्ता बताने के लिए कहता है, क्योंकि वो हर सिचुएशन को हैंडल करना जानता था। यहाँ से हमें एक बार फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम नंबर 7 को देखते हैं, जो कि एक स्क्रिप्ट राइटर था, पर उसके पास पैसे ना होने की वजह से उसकी कोई वैल्यू नहीं करता था। वहीं हम नंबर 2, जिसका नाम चुंजा था, उसकी लाइफ को भी देखते हैं, जहां उसका एक फ्रेंड बीमार होता है और उसकी सर्जरी कराने का लोड नंबर 2 पर होता है। इन सब के बाद नंबर 2 सभी को वहां से निकलने के लिए कहती है और नंबर 1 को सभी कुछ कुछ पैसे देने का फैसला करते हैं ताकि उसको वहां से खाली हाथ ना जाना पड़े। पर नंबर 1 वहां से ऐसे जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो गन ले लेता है और सभी को वहां पर बंदी बना लेता है। इन सब को देखकर नंबर 8 और भी ज्यादा हंसने लगती है, जिसके बाद हमें उसकी स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिसमें वो एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट होती है, पर अब उसकी कोई वैल्यू नहीं बची थी। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहां नंबर 1 अब एक बार परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो रस्सी के ऊपर साइकिल चला रहा होता है और नीचे आग लगी होती है। वो इतना ऊपर होता है कि डिसबैलेंस हो जाता है और प्रोजेक्टर को पकड़ लेता है। सभी बंधे हुए थे, इसीलिए कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। तभी प्रोजेक्टर टूट जाता है और वो आग में गिर जाता है। ये सब देखकर नंबर 3 बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है और अपनी रस्सी खोलकर उसको बचाने जाता है। बाकी लोग भी उसको बचाने आते हैं। वो इंटरकॉम से मदद मांगते हैं, पर उसकी जगह उनका टाइम और बढ़ जाता है, जिससे नंबर 3 को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर लगे सभी कैमरास को तोड़ देता है। पर तब तक नंबर 1 सबसे माफी मांगकर अपना दम तोड़ चुका होता है। इसके बाद बिल्डिंग के गेट्स ओपन हो जाते हैं और जब नंबर 3 बाहर आता है तो उसको एक एनवेलप मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि उसके पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसके सामने स्क्रीन पर दी एंड लिखा होता है। यहाँ से हमें 2.5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नंबर 3 अब भी मेंटली डिप्रेस्ड होता है। उसे आधे पैसे ही मिले थे क्योंकि उसने कैमरास तोड़ दिए थे, पर वो उन्हें भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था। वो नंबर 1 का फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करता है बाकी सबसे मिलने के लिए, क्योंकि उसे किसी का भी नाम नहीं पता था, पर कोई भी वहां पर नहीं आता है।
वो हार नहीं मानता है, जिससे कुछ दिनों बाद वहां पर नंबर 2, 4 और 5 आते हैं। नंबर 2 बताती है कि नंबर 7 ने नंबर 1 की फैमिली को बहुत से पैसे देकर उनकी मदद की है, जहां नंबर 6 ने उनको एक बुके भिजवाया होता है, पर वो खुद नहीं आया था। तभी नंबर 5 सबको बताती है कि नंबर 8 ने एक मिसाइल खरीदकर एक आर्ट गैलरी पर हमला करवा दिया, जिससे वो आज जेल में है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जहां इस मूवी के फाइनल सीन में हम एक बार फिर से नंबर 7 को देखते हैं, जो अपने डायरेक्टर को एक स्क्रिप्ट पढ़वा रहा होता है, जिसका नाम था द 8th शो। ये स्क्रिप्ट डायरेक्टर को बहुत पसंद आती है और वो उसको बनाने के लिए मान जाता है, जिसके साथ इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि द 8th शो का लंबा सीजन आपको काफी पसंद आया होगा। बाकी फिलहाल तो इस वीडियो के अंदर बस इतना है, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।